बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर आफियत के साथ, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, अपनों के साथ गुजरे। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। नाज़रीन आज फ्राइडे है, तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन जितना हो सकता है कसरत से दरूद पाक पढ़ा करें, अपने लिए भी दुआ किया करें, अपनों के लिए जो आपके अपने हैं, जो प्यारे हैं, उनके लिए बहुत खास दुआएं किया करें, क्योंकि आज का जो दिन है वो बड़ा मुबारक दिन होता है और आज के दिन जो है वो दुआएं भी कबूल जो है वो जल्दी होती हैं। और इसके साथ ही नाजरीन अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आपका और हमारा साथ रहेगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत भी करेंगे, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो आप देख रहे हैं, मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत कलर और फ्रेश कलर है। जैसे गर्मियों का ये सीजन है तो गर्मियों में जनाब आपको फ्रेश कलर बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। तो ये मैंने आज जो वेयर किया हुआ है ड्रेस, ये है जी रीत लिबास, रीत रंग लिबास का, और ये बहुत उनका खूबसूरत ड्रेस है। उनकी बड़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई है। समर के हवाले से आप उनकी बुटीक पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। रीत रंग एल्बाइस है ये। और इसके साथ ही उनका जो प्लाजा है, मैं आपको बता दूं, मिकाइल प्लाजा में उनकी शॉप है, वहां जाएं, विजिट करें और अच्छे अच्छे ड्रेसेस अपने लिए सिलेक्ट करें। मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर नासरा नसीम, जो कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट गवर्नमेंट शहबाज शरीफ से हैं और साथ इनका अपना क्लिनिक भी है प्राइवेट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? ठीक है, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा जी, और इसके साथ जी आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों का बार बार ज़ाया होना, जो हम आम लफ्ज़ में अगर कहें अठरा की जो एक बीमारी है जो बहुत सारी ख़वातीन में पाई जाती है। आज इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि इसकी रीजंस क्या हैं। तो पहले चलते हैं आज नेकी की बात की तरफ। रहीम, सबसे बेहतरीन इंसान कैसे बना जा सकता है? बेहतरीन इंसान, सबसे अच्छा इंसान। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है कि जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। अब जो हदीस में अल्फाज हैं वो है अहल। अहल से मुराद यानी बीवी बच्चे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करता है, उनके हुकूक का ख्याल करता है, उनके साथ नरमी मोहब्बत से पेश आता है, तो आपने फरमाया कि वो बेहतरीन इंसान है। और आपने फरमाया कि मैं तुम सब में बेहतरीन इसलिए हूं कि मैं तुम सब में सबसे ज्यादा अच्छा सलूक अपने घर वालों के साथ करता हूं। तो हमें रसूलुल्लाह ने इस बात की तलकीन फरमाई है कि अपने घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो, यानी बाहर के झगड़े घर में लाकर बच्चों के लिए और बीवी बच्चों के लिए तकलीफ का बाइस ना बनो। बाहर के मसले बाहर होते हैं, जब घर में आओ तो फिर घर में मोहब्बत के साथ नरमी और शफकत का रवैया अपनी बीवी बच्चों के साथ किया करो। जी हमें रोज एक अच्छी बात सुनने को मिलती है, क्योंकि ये अच्छी बातें इसीलिए होती हैं कि हम इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की है कि अगर हम अपने इखलाक को बेहतर कर लें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार बांटें, तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हमारी ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो हमारे रवैये होते हैं, ये हमारे बड़े रवैये जो है ना दूसरों के लिए भी तकलीफ का बाइस बनते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, जब हम बहुत ज़्यादा घर में लड़ाई झगड़े करेंगे, तो उससे क्या होगा, उसमें आपकी तो घर की बरकत भी खत्म हो जाती है। दूसरा, आपस में जो फैमिली के साथ आपका एक प्यार मोहब्बत होता है, उसमें भी कमी आना स्टार्ट हो जाती है। तो बेहतर है कि हमेशा हम अपने प्रोग्राम में यही बात करते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत मुस्कुराहटें ये हमेशा बिखेरते रहा करें। आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है वो कितनी पुरसकून होना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे मैम, ये तो होना चाहिए ना कि घर वालों के साथ अक्सर जो होते हैं ना मर्द हजरात, वो बाहर का गुस्सा लेकर अपने घर वालों पे बहुत उतारते हैं, ऐसा होता है ना अक्सर। बस एक्चुअली जो रूटीन होती है ना वो इतनी टफ हो जाती है कि वो फिर घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब आप वापस आए तो उस वक्त आप जो है ना वो बिल्कुल सारा दिन जो आपने टाइम स्पेंड घर में किया वो होता है। क्योंकि कल ही एक ना कपल मेरे पास आया तो वो बैठकर कितनी देर मेरे साथ यही डिस्कशन करते रहे कि ये जब शाम में आते हैं तो ये इस तरह करते हैं, फिर मैं बहुत रोने लग जाती हूँ। तो अच्छा, आपके पास पेशेंट भी शिकायतें लेकर आते हैं? पेशेंट्स तो हमारे पास आके ना बिल्कुल ओपन हो जाते हैं ना। हाँ। अपने सारे प्रॉब्लम्स, स्पेशली जो डॉक्टर्स थोड़ा टाइम देते हैं ना, जो
सुन रहे होते हैं पेशेंट से, तो फिर पेशेंट तो फिर अपनी हर चीज डिस्कस करके जाते हैं इन लॉज अच्छा, के ये भी बड़ी अच्छी बात है, बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं हाँ। जो आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते भी हैं और उसको सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करते हैं। बस वो जनरली ना पेशेंट्स के माइंड में ये बैठा हुआ है, जो मेरे अपने क्लाइंट्स हैं या उनकी फैमिलीज हैं, कि ये डॉक्टर साहबा जो है ना वो मसले जरूर सुनती हैं तो फिर बस पेशेंट रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ, ये भी मेंटली एक रिलैक्स होना अच्छी ना बात बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे आपकी फिजिकल इलनेस को भी करेक्ट करने के लिए जब तक आपकी मेंटल रिलैक्सेशन नहीं होगी तो आप क्योर नहीं होते। अच्छा, जिस तरह आज हम डॉक्टर साहब हमने टॉपिक बड़ा अच्छा सिलेक्ट किया है, बहुत सारे लोगों को इसके हवाले से अवेयरनेस नहीं है। अठरा कैसी बीमारी है, क्या है ये? देखिए, जो वर्ड अठरा है ना, ये तो एक मिथ है, ये तो कोई ऐसा कोई वो है नहीं चीज। अच्छा, लेकिन जनरली हर वो डिजीज जिसमें बच्चा बाद में अलाइव पैदा ना हो या पैदा होने के बाद उसकी डेथ हो जाए, तो जनरल कॉन्सेप्ट हमारे जो माशरे में ना यही होता है कि उसको अठरा की बीमारी है। ठीक है। उसमें तो उसके तो बहुत सारे रीजंस हो सकती हैं, उसके मिसकैरेजेस की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, या उसका टाइम से पहले अगर बच्चा पेट के अंदर फौत हो जाए या पैदाइश के बाद फौत हो जाए। लेकिन हर वो प्रेगनेंसी जो कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं रहती या वो बाद में हेल्दी आउटकम नहीं है उसका, उसको लोग अठरा लेबल कर देते हैं। तो ये एक बेसिकली तो इसकी कोई साइंटिफिक कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये सालों से सदियों से एक टर्म चल रही होती है। बिल्कुल ऐसे। और पेशेंट आके ना अपनी जो कंप्लेंट्स बता रहे होते हैं तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो है ना पिछले जो बच्चे थे उनका जो भी आउटकम हुआ था बस वो एक उसको लेबल कर देते हैं। सही, मतलब कि हम बच्चों का बार बार जाया होना। हाँ, क्या मतलब उसमें डिफरेंट बातें हैं। अगर वो सिर्फ जाया ना भी हो ना, पैदाइश के बाद भी फौत हो जाए ना, तो उसको भी वो अठरा ही लेबल करते हैं। अच्छा, बस जब उनके पास हाथ में एक हेल्दी बेबी नहीं है तो फैमिली उसके साथ जो है वो रिलेट कर खास तौर पे जो बुजुर्ग है ना वो उसको लेबल कर देते हैं कि इसको अठरा का मर्ज है, और बस फिर वो पूरी जिंदगी भुगतती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसकी क्या वजूहात क्या हैं? जो मतलब अठरा तो मैंने आपको बताया ना, कोई ऐसे टर्मिनोलॉजी नहीं है। मिसकैरेजेस की तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें एक तो जैसे आप टाइम के साथ साथ ना हमारी जो है ना चीज़ें वो ओवेरियन रिजर्व भी कम होते जाते हैं और हेल्दी आउटकम भी कम होते जाता है। तो एज जैसे ज़्यादा होती जाती है फीमेल की और मेल की भी, तो उनकी जो प्रेगनेंसी है ना उसमें उसके हेल्दी होने के चांसेस भी कम होते जाते हैं। अच्छा, और उनमें मिसकैरेजेस के रिस्क बढ़ते जाते हैं। इसी तरह से उनमें एबनॉर्मेलिटीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है। इसके अलावा जो यंग होते हैं जिनका एज फैक्टर नहीं होता, उनमें भी जैसे खानदान की शादियां होती हैं, उनमें भी इस तरह के मिसकैरेजेस के रिस्क जो है ना वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है ना वो सेम होता है। ठीक है। तो जो बीमारियां फैमिलीज में चल रही होती हैं वो फिर आगे ट्रांसफर हो रही होती हैं, और बहुत सारी ऐसी हेल्दी जो अनहेल्दी प्रेगनेंसीज होती हैं, यानी जिसको आप एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज कहें, तो नेचर उनको ना नेचुरली ही अबॉर्ट कर देती है बहुत सारी अनहेल्दी प्रेगनेंसीज को, और इसीलिए फिर वो एक जेनेटिक रीजन उसकी बनती है। इसके अलावा भी कुछ वजूहात होती हैं। पेशेंट की जो पिछली हिस्ट्री होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे लास्ट टाइम उसने बेबी डिलीवर कराया और किसी नॉन क्वालिफाइड पर्सन से डिलीवर कराया, तो उस दौरान में उसको टीयर्स वगैरह आ गए जो कि प्रॉपर मैनेज नहीं हुआ। अच्छा। तो जो यूट्रस का मुंह है अगर वो डैमेज हो जाए, वहाँ पर डैमेज होने की वजह से वो फिर एक जैसे नेक्स्ट प्रेगनेंसी है तो उसको रिटेन नहीं कर पाता यूट्रस। अच्छा। क्योंकि वो जाहिर है वो डैमेज हुआ है, उसका टीयर्स आए हुए हैं जो कि प्रॉपरली मैनेज नहीं हुए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वो फिर उसका एक ऑनवर्ड जो है ना डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है और उसको मिसकैरेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ये नेचुरली कंजेनिटली भी हो सकता है कि उसका यूट्रस का जो मुंह होता है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं वो लूज हो या वो शॉर्ट हो। ठीक है। तो उसमें भी फिर वो बिल्कुल एक ना लिड का काम करता है। प्रेगनेंसी अंदर जो है ना उसको होल्ड करके, यूट्रस को होल्ड करके प्रेगनेंसी जो है ना बैठा होता है यूट्रस, तो बाहर उसका जो सर्विक्स होता है ना वो उसका एक ढक्कन होता है, यूँ समझे। ठीक है। अगर वो लूज होगा तो फिर वो मिसकैरेजेस के रिस्क बढ़ा देते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम एक कंडीशन है, बहुत कॉमन है। उसमें भी इस तरह से जो है ना वो मिसकैरेजेस इन फ्यूचर होते हैं। फिर
साथ में अगर वो मिसकैरेज ना हो और प्रेगनेंसी जो है वो आगे ग्रो कर भी जाए तो टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस तरह अभी 7 मंथ्स का बेबी हो जाना, टाइम से 8 पहले मंथ्स का, मतलब उसमें फिर डिफरेंट जो है ना उसकी रीजंस हो सकती हैं। हर प्रेगनेंसी एक ही रीजन की वजह से टर्मिनेट नहीं होती, और एक पेशेंट में भी एक टाइम पर जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम उसकी सेम रीजन ही हो, डिफरेंट रीजन भी हो सकती है। इसके अलावा जैसे ये मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे किसी को शुगर का मर्ज है, जैसे किसी को गिलहड़ का मर्ज है, उनमें भी अगर ये अनकंट्रोल्ड हैं चीजें तो मिसकैरेजेस के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। शुगर का जैसे मर्ज है उसमें फिर एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं, तो उसको बस एक लेबल जो लगा दिया जाता है कि 18 है, तो वो जो है ना ठीक बात नहीं है। उसको जैसे एक टर्मिनेशन हुई है, आप कोशिश करें, बल्कि ज़रूर जाना चाहिए कि आप क्वालिफाइड पर्सन के पास जाएं, ताकि आप पहले इवेलुएट हों कि लास्ट आपका जो मिसहैप हुआ है उसकी क्या रीज़न है, और फिर उसके बाद जो है ना वो आप उसको ट्रीट करवाएं। अच्छा, कुछ ऐसी होती हैं जैसे मतलब 50%, मोर देन 50% जो प्रेगनेंसीज होती हैं अगर वो मिसकैरेज में एंड अप होती हैं तो हमारे पास उसकी करेक्शन के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होती हैं जैसे जेनेटिक रीजंस मैंने आपको बताया है, जिसमें हमारे पास कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं होते, तो उनको हम एनकरेज कर देते हैं। लेकिन अगर किसी खातून के 2 या 3 बच्चे भी ज़ाया हो जाएं तो भी नेक्स्ट टाइम उसके हेल्दी आउटकम के चांसेस जो हैं वो 50-70% तक होते हैं। ठीक है। तो ये लेबल लगा देना कि अब इसका अगली दफा बच्चा होना ही नहीं है, तो ये साइकोलॉजिकली जो है वो इतना डिप्रेस हो जाते हैं ये फैमिलीज, स्पेशली वो फीमेल, और उसको ये एक मतलब ताने मिलना शुरू हो जाते हैं कि तुम नॉर्मल बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो। तो वो फिर जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है वो चीज़ों को मजीद एनहांस कर देता है, प्रॉब्लम उससे भी काफ़ी आपकी इस तरह की चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस का तो बहुत स्ट्रेस का तो बहुत इम्पैक्ट है ना, कि अगर आपको कोई डिजीज है और स्ट्रेस भी है साथ में तो ज़ाहिर डिजीज का क्योर भी डिले हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि इधर उधर भागने की बजाय क्वालिफाइड पर्सन के पास आए, प्रॉपर उसको हिस्ट्री एक्सप्लेन करें, और कुछ लोग हाइड भी कर जाते हैं अपनी चीज़ों को ना। ठीक है। जैसे अभी मैंने 2 दिन पहले ही एक पेशेंट देखी है, तो उसने कहा मेरे 3 मिसकैरेजेस थे पहले। अब वो 3 मिसकैरेजेस थे तो मेरे तो अलार्म बज गया कि ये एक इसकी रीजन को इवेलुएट होना चाहिए। एंड शी वाज वेरी यंग गर्ल। मैंने जब उसको प्रोब करना शुरू किया तो मुझे कहती है कि ये तो मैं ना असल में छुपाती हूँ, मैं बताती नहीं हूँ किसी को, मेरे तो 8 बच्चे ज़ाया हुए हैं। ओहो। तो मैं आई वॉज शॉक्ड, और मुझे वो मतलब ये भी एक मेरे लिए लेसन था कि पेशेंट इस तरह भी हाइड कर सकते हैं। कहती मैं इसीलिए छुपाती हूँ कि मुझे कोई ना ये ना कहे कि तुम तो काबिले इलाज ही नहीं हो, अब जाओ। सही, मतलब ये लोगों की वो फिर रोना शुरू हो जाता है। फिर जब पेशेंट का प्रोब करना शुरू होता है ना तो फिर वो अंदर से सब निकाल देते हैं जैसे। कहती मैं तो, और वो बहुत यंग बच्ची थी, तो फिर मैंने उसको समझाया कि आप इस तरह से नहीं करें, बिफोर प्रेगनेंसी आपको आके इवेलुएशन करानी चाहिए, और डे 1 से जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बस आप क्वालिफाइड पर्सन के पास जाएं, ताकि जो प्रॉब्लम हो वो उसी स्टेज पर मैनेज हो जाए, बजाय ये कि आप कॉम्प्लिकेशन पे आएँ और उसके बाद उस वक्त फिर ऑप्शंस नहीं होते। अगर एक बेबी अंदर डेड हो गया तो उसको हम अलाइव तो नहीं कर सकते, बिल्कुल। इसलिए डे 1 से जो है ना वो आप कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं। अच्छा, ये वाकई है, बहुत सारी खवातीन जो है वो इस तरह, अगर घर के नज़दीक कोई इस तरह की डॉक्टर बन के बैठ गई है या कोई नर्स है उसने अपना एक क्लिनिक बना लिया है, लोग चले जाते हैं, और जाहिर सी बात है उनको तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि इसने क्या क्वालिफिकेशन है इनकी। अच्छा, लोग रीड भी नहीं करते कि आखिर हम कुछ देखें हमारी सोसाइटी में, तो इतने पैथेटिक हालात हैं, क्वैकरी इतनी ज्यादा है। मतलब अगर एक बच्ची जो है अगर उसने मिडवाइफरी, LHV या जो भी कोई डिप्लोमा भी कर लिया है तो शी इज नॉट कंसल्टेंट। हाँ, कि उसको आप डॉक्टर के मान ले और उसके बाद उसको खुद भी ये उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ पेशेंट को या उसके बेबी को कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय उस टाइम से ही उसको किसी जगह पर भिजवा दें, रेफर कर दें आगे। अर्निंग के तो देखें बहुत सारे सोर्सेज होते हैं ना, आप सिंपल अर्निंग सिंपल वे से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, बजाय ये कि आप चीज़ों को ख़राब करके फिर आगे भेजें
और फिर उससे बहुत सारी फैमिलीज इफेक्ट हों। बिल्कुल। तो ये तो एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग तो असल में हम तो प्लास्टिक की चीज़ों के साथ नहीं, हम तो ह्यूमन बीइंग्स को ट्रीट करते हैं। बिल्कुल, कहते हैं दूसरों की जानों से खेलना ये इंतहाई खतरनाक है। हाँ, कि आप किसी की जात को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मैं बहुत सारे अपने फायदे के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती हूँ, फ्रीक्वेंटली करती हूँ। ये LHVs के प्रोग्राम है, अपना भी एक सेंटर है, मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मेरा, ये कोर्सेज करवाती हूँ, और इसके अलावा भी गवर्नमेंट लेवल पे भी। लेकिन उनको मेरा जो मैसेजेस होते हैं ना, वो एक तो यही होते हैं कि आपने जब ये इवेलुएट कर लिया कि आपने किस पेशेंट को कहाँ भेजना है, तो आपने सही प्रैक्टिस की है। सही। जब आप उसको अपने पास ही रख के और ख़राब करते रहोगे, और फिर वो उस स्टेज पे आगे जाएगा जब मदर और बेबी दोनों एट रिस्क है उनकी लाइफ। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये सारे जो बेसिकली ना, एक्चुअली ये जो क्वैकरी है ना, मतलब या जो भी इस लेवल पे बच्चे ट्रेन हो रहे होते हैं ना, ये बेसिक इनके ऑब्जेक्टिव तो यही थे कि आप प्राइमरी केयर देते हैं। प्राइमरी केयर का मतलब है कि आप वो पेशेंट जो बिल्कुल सिंपल है और वो आगे नहीं जा सकता, तो आप डोर टू डोर जो है ना वो उन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर दें, और ये इवेलुएट कर लें कि कब ये प्राइमरी केयर जो है वो आगे कॉम्प्लिकेटेड में कन्वर्ट हो रहा है, और आपने वो जब इवेलुएशन सीख ली और आगे भेज दिया तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। गवर्नमेंट लेवल पे तो ये प्रोग्राम्स इसीलिए स्टार्ट किए जाते हैं। हाँ, एक तो अवेयरनेस, एक ये कि आप जो है ना वो सर्विसेज जिसमें पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और उसको सिंपल सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, तो एटलीस्ट आप वो प्रोवाइड कर सके, क्योंकि हर पेशेंट के लिए जो है वो बड़े अस्पतालों में पहुंचना बहुत सारी रीजंस की वजह से मुमकिन नहीं होता। अब जैसे दूर दराज इलाके, देही इलाके अच्छा, वो अगर शहर तक आते आते उनका जो है वो मसले मसाइल उनके ज्यादा बढ़ जाते हैं। समटाइम्स तो ये भी बड़ा अफसोस होता है कि बहुत सारी खवातीन ऐसी प्रेग्नेंट होती हैं और उनकी मौके पे ही डेथ हो जाती है। वो असल में मौके पे डेथ, कुछ ऐसी रीजंस होती हैं जिसमें ना सडन डेथ्स होती हैं, ऐसी होती हैं, लेकिन वो बहुत कम है रीजंस। बहुत सारी रीजंस में जो डेथ होती है, डेथ रेट है, वो एक्चुअली आपने उसको इवेलुएट ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं चला कि पेशेंट जो है ना इस वक्त अगले स्टेज पे चला गया है और आप वहाँ पे उसको भिजवा दें। तो बेसिकली डिले जो है ना, दैट इज द मेन रीजन हमारे अभी तक जो ये सारे प्रोग्राम्स है। बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि हम अपनी मैटरनल जो मॉर्टेलिटी है, यानी माँ और बच्चे की जो अमवात हैं, या उनकी सेहत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए कि वो मर तो नहीं रहे लेकिन वो बेड पर हैं और सिक हैं बहुत ज़्यादा, इनको कम किया जा सके। लेकिन अभी तक जो है ना अनफॉर्चुनेटली हम इन प्रोग्राम से ना वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सके। सही। उसकी मेन रीज़न जो है ना, अभी भी मेरे ना कुछ बच्चे सुन रहे होंगे जो मैं इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, कि वो उन्हें पता था कि आज मैंने लाइव आना है, तो मैं हर लेवल पे यही मैसेज दे रही होती हूँ कि अगर आपने ये सीख लिया कि हमने माँ और बच्चे की ज़िंदगी को कैसे बचाना है और कहाँ हमने भेजना है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने प्रोफेशन के साथ जो है ना मुखलस, आपने फिर सही काम किया, बाकी अर्निंग तो आपको हो जाएगी। देखिए वो तो जाहिर सी बात है, आपने जरिया एक बना लेते हैं, अगर आपने कोई कोर्स किया तो जाहिर सी बात है आपने उसको यही किया कि हमने अर्निंग भी करनी है। साथ साथ अगर आप अपने पेशे के साथ, अपने काम के साथ सिंसियर हैं तो वो तो और ज्यादा अच्छी बात है। डॉक्टर का तो काम मसीहा समझा जाता है, बल्कि वो पेशेंट जो है ना, उनको पता होता है ये इतना कॉम्पिटेंट है, इसको पता चल गया है कि मैं कब कितना सीरियस हो रहा हूँ और उसने मुझे कब, जब वो जिंदा होकर वापस आएगा ना, तो वो फिर 10 और लोगों को भी बताएगा बिल्कुल इसने मेरी जान बचाने में हेल्प की है। अच्छा, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि ये कॉजेज भी हो सकती हैं, साथ जिस तरह फैमिली मैरिजेस हो जाती हैं, कजन्स की आपस में शादियां, क्या आया ये भी ये मैंने आपको पहले भी बताया, बिल्कुल होता है, क्योंकि वो डिजीजेस जो फैमिलीज में रन कर रही होती हैं, ऑब्वियसली जब सेम फैमिलीज में शादियां होंगी तो वो जेनेटिक मेकअप जो है ना वो तो आगे ट्रांसफर है, तो उसमें फिर वो डिजीजेज जो है ना, बहुत सारी ऐसी होती हैं डिजीजेज जो हम इवेलुएट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके टेस्ट इतने कॉस्टली होते हैं कि पेशेंट की पॉकेट अफोर्ड नहीं करती, या वो अवेलेबल ही नहीं होते। हमारे यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में हर तरह के टेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो है वो ये फैमिली मैरिजेस को हमें बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना कुछ फैमिलीज में तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है कि उन्होंने आउट ऑफ फैमिली शादी करनी ही नहीं है, इतने ज्यादा वो ट्रेंड्स होते हैं। तो हमें जो है ना इसको थोड़ा सा इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की जरूरत है, ताकि हम हेल्दी मुआशरा जो है ना
वो आगे ग्रो कराएं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे आपसे, इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या इसका इलाज कैसे किया जा हाँ सकता जी, है? मैंने जैसे पहले भी बताया ना कि 50% तक तो, मोर देन 50% तो ऐसे होते हैं जिनमें हमें रीजंस पता होती हैं तो हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें रीजंस पता ही नहीं होती। तो उन जिनमें रीजंस नहीं भी पता होती, उनमें भी अगर वो 3 दफा से ज्यादा भी मिसकैरेजेस हो गए हैं तो हमने पेशेंट को एनकरेज करना है, कपल को एनकरेज करना है। हम उनको अनएक्सप्लेन्ड मिसकैरेजेस बोल देते हैं। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब है कि हमें पता नहीं चल सका, अभी तक कोई हमें रीजन रूल आउट नहीं कर सके, तो हम उन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं कि इवन आफ्टर 3 मिसकैरेजेस आपकी हेल्दी नेक्स्ट टाइम जो है ना प्रेगनेंसी के चांसेस 70% तक हैं ऑलमोस्ट। तो इसीलिए आप प्रोसीड करें और हेल्दी प्रेगनेंसी जो है ना वो उसकी दुआ करें, जरूर हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, बाकी जहां तक जो हमें रीजंस पता है वो मैंने आपको बताया कि जो इसकी कॉजेज मैंने बताया है आपको, वो कॉज अगर आपने रूल आउट कर ली है कि इसकी ये रीजन थी तो हम उसको ट्रीट करेंगे तो वो ऑब्वियसली उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। जैसे अगर किसी की शुगर ही अनकंट्रोल चल रही थी और उसके मिसकैरेजेस हो गए, तो नेक्स्ट टाइम बिफोर प्रेगनेंसी उसकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए ताकि जब वो कंसीव करे तो उसके शुगर लेवल्स कंट्रोल हो। इसी तरह से यानी जो भी कॉज आपको मिली है, ठीक है, तो आप कॉज को ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो वकास, कॉल पे हैं जी, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वकास, आप ठीक ठाक हैं? बस बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज वकास से हम जानेंगे कि जो जैसे मौसम गर्मा अब स्टार्ट है, तो इस हवाले से कि किस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, कौन सी सब्जियां हमारे लिए जो है फायदेमंद हैं, कौन से फ्रूट हमारे लिए अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो बताइए, कौन सी सब्जियां जो है ना वो इस मौसम में खानी चाहिए जिससे हमारी सेहत जो है वो अच्छी रह सकती है? जी बिल्कुल, इसमें जो अगर हम सब्जियों की बात करें, जैसा कि मौसम जो गर्मा है, काफी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है और हीट स्ट्रोक का भी जो है वो देखने में आ रहा है। तो इसमें ये है कि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें पानी, वो सब्जियां लेनी है जिसमें पानी की मिकदार सबसे ज्यादा है। ठीक है, ताकि पानी की जो कमी है वो ज्यादा से ज्यादा पूरी की जा सके जिस्म में। ठीक है, सब्जियों के अंदर 2 तरह का पानी होता है, एक होता है फ्री फॉर्म में और एक होता है बाउंड फॉर्म में। जो बाउंड फॉर्म में पानी होता है वो जिस्म के लिए बहुत जरूरी होता है और वो हमें सब्जियों से ही मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिहाज से जो सब्जियां जिनमें पानी ज्यादा है उनमें हम सलाद के अंदर अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास कुकम्बर यानी कि खीरा है, खीरे का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर है, ठीक है, इसका यूज हम कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों में पानी की जो मिकदार है वो ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा हमें जो है अगर हम गर्मियों की बात करें और सब्जी की बात करें तो सलाद के अंदर हमें बंद गोभी भी इस्तेमाल करनी चाहिए। ये वो सब्जियां जो हमारे जिस्म को पानी देती हैं। इसके साथ साथ अगर जिस्म को पानी चाहिए, उसके साथ साथ गर्मियों में जिस्म में नमकियात की कमी भी हो जाती है। जैसे आजकल बहुत ज्यादा देखा होगा आपने, लोगों में पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है, पानी कम पीते हैं ना, बहुत ज्यादा हो गई है। इवन के लाहौर के अंदर जो है ना इस वक्त 50 से 60% जो केसेस हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं वो डिहाइड्रेशन की आ रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से डिहाइड्रेशन से बचने के लिए और पानी की कमी पूरी करने के लिए हमें नमकियात की जरूरत होती है जिसके अंदर विटामिन और मिनरल्स पेरिफेरिक हैं। ये दोनों वो चीजें हैं जो हमें ज्यादातर सब्जियों से ही मिलते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए कि बिल्कुल हमें मिक्स सब्जियों का जो है ज्यादातर हमें इस सीजन में सब्जियों का जो है सालन यानी कि ग्रेवी यूज करनी चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो कद्दू का इस्तेमाल है। ठीक है, कद्दू के अलावा आप हाँ जी बिल्कुल तोरी है, ये दोनों चीजें हैं जो जिसके अंदर पानी भी मौजूद होता है और इसमें नमकियात भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, हम सालन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मजीद इसको हम स्वीट डिशेस के अंदर अगर आप चाह रहे हैं कि गर्मियों में हम खाएं तो उसके अंदर हम कद्दू का हलवा बना सकते हैं। ठीक है, ये बेहतरीन है। बिल्कुल कोशिश यही जी बिल्कुल कोशिश यही करनी है कि वो चीजें, वो सब्जी हमने जैसे मैंने बताया उनको ही लेना है जिसमें हमें नमकियात ज्यादा मिल सके। इसमें ज्यादातर जो अगर विटामिन की बात करूँ तो इस सब्जियों से हमें विटामिन ए, सी, ठीक है, और इसके अलावा जो वाटर सोल्युबल विटामिन है B1, B2, 3, 7 है, 9 है, ये सब सब्जियों से मिलते हैं। सब्जियों से हमें ये चीजें लेनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह अभी हम अगर हम बात करें जैसे करेले हैं, अगर सब्जी वो कितना फायदेमंद है?
करेले हो गए, भिंडी हो गई। करेले की बात करें, करेला जो है वो बेसिकली कुछ रिसर्च इससे हैं साइंटिस्ट की जिन्होंने की है, उन्होंने ये कहा कि करेला जो है वो शुगर वाले पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, बहुत फायदेमंद है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत फायदेमंद। इससे ये नहीं कि वो कड़वा होता है, इससे जो लोगों की ये मिथ है कि जी वो कड़वा होता है इसलिए वो जो है ना चीनी और शुगर का जो जिस्म में लेवल है वो कम कर दिया, ऐसा नहीं है। करेले के अंदर बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो बॉडी में जाके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इस तरह से एक्टिवेट करते हैं कि हमारा शुगर का जो लेवल है वो हाई से नॉर्मल की तरफ आ जाता है। तो करेले भी बहुत अच्छी है, लेकिन करेलों को थोड़ा सा अगर कुकिंग मेथड की मैं बात करूँ तो करेलों को कम से कम इतना उसे पकाना कि वो जरा थोड़ा ब्राउन हो जाए, जलाना भी नहीं है और कच्चे भी नहीं रखने, सही। उनको ब्राउन करना जरूरी है। और उसके साथ अगर आप कुछ जी मैं ये कह रही थी, कुछ लोग होते हैं ना उसका छिलका उतार देते हैं और कुछ लोग होते हैं वो छिलका समेत उसको बनाते हैं। नहीं छिलका समेत बनाना ठीक है। जी इसमें सिर्फ अगर करेला यूज करना है तो उसमें ये कहा जाता है कि आप उसके सीड जो है वो रिमूव करें, बाकी किसी चीज को ना करें, क्योंकि जो करेले का छिलका है ना उसके अंदर कुछ नमकियात की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है। हाँ जी, छिलके के कोर में इतने विटामिन मिनरल्स नहीं है जितने छिलके के करेले के छिलके में है, ठीक है। तो करेले का जी बिल्कुल, करेले के छिलके को बिल्कुल भी ऊपर से जैसे लोग पीलिंग करने लग जाते हैं, ठीक है, उसको छीलते हैं ऊपर से उतार देते हैं सारा, वो नहीं उतारना चाहिए। बहुत सारा वाटर और बहुत सारे जो बेसिक मिनरल्स है ना वो रिमूव हो जाते हैं इसी वजह से जब हम उसको छिलके को उतार देते हैं। अच्छा, ये जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, हमारे अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा हैं, उसके लिए कितनी फायदेमंद है सब्जियां? हाँ, उसके अंदर सब्जियां ये है कि ये डिप्रेशन, स्ट्रेस और टेंशन के अंदर जिस्म के अंदर यही जो जिन पर मैं पहले बात कर रहा था कि हमारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, डिप्रेशन और स्ट्रेस के अंदर इनका जो मेटाबॉलिज्म है ना बॉडी का, इन्हीं का वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। जो बॉडी के सेल्स हैं उनको प्रॉपर सप्लाई जो है वो नहीं जा रही है, ठीक है, ठीक है। इस वजह से अगर किसी को सीवियर किस्म की डिप्रेशन है तो उसको मैं यही रिकमेंड करूंगा, एक तो वो सैलेड स्टार्ट करे, ठीक है, और अगर वो जूसेस पी सकता है, वेजिटेबल जूसेस, स्मूथीज बना के यूज कर सकता है। हाँ, स्मूथीज भी बनाए जाते हैं, जूसेस भी बनाए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे है, वो करे तो उससे कुछ उसको रिलीफ मिल सकता है, ठीक है, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट वेजिटेबल्स में कुछ रिलीफ उसे मिल सकता है, ठीक है। और अगर फलों की अगर हम बात करें, सब्जियां और फल भी कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं? जी, सब्जी और फलों में चूंकि आपने दो टॉपिक सामने रखे हुए, एक तो सीजन के हवाले से आप बात करिए, दूसरा स्ट्रेस और डिप्रेशन आपने इसमें किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर स्ट्रेस और डिप्रेशन का मसला है तो उसके अंदर जो है, जैसा कि आजकल चेरीज आई हुई है, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट है, बनाना एंटी डिप्रेसेंट है, ग्रेप्स है मार्केट में अवेलेबल, ये चीजें वो हैं जो आपको जो है ग्रेप फ्रूट है, ये वो चीजें जो अगर हम रेगुलरली यूज करें तो ये हमें डिप्रेशन और स्ट्रेस में मदद करती है बॉडी को उससे फाइट करने में, ठीक है। इसके अलावा अगर मौसम गर्मा के हवाले से मैं बात करूं तो चूंकि आम आने वाला है, मेरे साथ शायद मार्केट में आम भी गया होगा, मैंने कहीं कहीं पे देखा है, तो आम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आम में बहुत ज्यादा नमकियात होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोलाइट ही जिस्म में करंट बहाल करते हैं बॉडी का। अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है जिस्म में तो इंसान फटीग, लेथार्जिक और लेजीनेस महसूस होता है। इसलिए अगर वो आम इस्तेमाल करेगा, आम का जूस इस्तेमाल करेगा तो उससे उसको नमकियात मिलेंगे, एक्टिव रहेगा वो। इसके अलावा बानी है, आलू बुखारा है, आड़ू है, ये तीनों एक ही फैमिली से, इन तीनों को यूज करना लाजमी है, ठीक है। और अगर हम बात करें, मैंने देखा है, वैसे मेरी ऑब्जर्वेशन रही है इस लास्ट वीक की, इसके फौरन बाद, शायद आपने नोट किया है या नहीं, मार्केट में फ्रूट्स का रेट कम हुआ है। हाँ जी, कुछ का बहुत ज्यादा हाई है, कुछ का अभी कम है, सब्जियां भी इसी तरह महंगी हुई है। हाँ, लोकार्ड अवेलेबल है, आड़ू है, इनके रेट अभी कम है, ठीक है। अब चेरी का भी मुनासिब रेट है, भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, फालसा कम रेट पे आ गया है, मतलब स्टार्टिंग पे ही मिल रहा है इजीली। तो अगर जूसेस के हवाले से बात करूं तो उसके लिए फालसा और आम, इन दोनों के जूस इस्तेमाल करें, और अगर आपको आड़ू अवेलेबल है तो आड़ू का भी जूस बनाकर दिए डेली। सही। अच्छा वकास, जिस तरह बहुत सारे लोग जो हैं, अभी हम बच्चों की भी बात करें, बच्चे बिल्कुल सब्जियां नहीं खाते, उनका यही होता है कि हम चिकन से रिलेटेड कोई चीजें खा लें, गोश्त ज्यादा खाते हैं बजाय कि वो सब्जियां खाएं। जी,
तो उसके क्या नुकसानात हैं? जी 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 बिल्कुल, बच्चों के लिए ये जो बच्चों की माएँ हैं उनके लिए मैसेज एक एडवाइस भी है, मैसेज है कि अगर जो बच्चे सब्जी नहीं खाते तो बच्चों को सब्जी मैश करके उनको चिकन के साथ मैश करके, जैसे कोफ्ते होते हैं, कबाब होते हैं, इस तरह बना के देते हैं। सही है, ये बेस्ट है बच्चों के लिए। अगर बच्चे समोसे खाते हैं, रोल कर खाते हैं, उसमें आप सब्जियों का इस्तेमाल उनके लिए कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट सब्जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है ना पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, आजकल बच्चे नहीं जाते सब्जी खिलाना चाहे उनको, हाँ बिल्कुल, उनके लिए ये न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट से बना के, जैसे मैंने आपको कहा कि सब्जियों को आप थोड़ा सा मैश कर लें, ग्राइंड करके उनको चिकन के साथ मिक्स करके कोफ्ते बना दें, कबाब बना दें उनके, ठीक है, और समोसों में डाल दें, रोल में डाल दें, इस तरह आप सब्जी उनको खिला सकते हैं। इसके अलावा वैसे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद एक और भी चीज़ है, बड़ी हम लोग उस पर गौर नहीं करते। अगर हम उस चीज़ पे गौर करें तो हमारा सब्जियों की जो इंटेक है डेली की वो पूरी हो सकती है। वो है वेजिटेबल सूप। सब्जियों से बना, हाँ बिल्कुल, सब्जियों से बना हुआ सूप अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये काफी अच्छी रोजमर्रा की रूटीन की एक अच्छी इंटेक होगी कि जिसमें सब्जियों के से मिलने वाले न्यूट्रिएंट की कमी पूरी की जाए। लेकिन बड़ा मुश्किल है वेजिटेबल सूप पीना और बच्चों को पिलाना। अच्छा, इसके साथ सैलेड, जी जी मैं सैलेड की तरफ भी आना चाह रही थी कि जो लोग, जिस तरह अभी गर्मियों का सीजन है, जिस तरह खीरे बहुत अच्छे आए हुए हैं, अवेलेबल हैं, तो जो लोग थोड़ा डाइट कॉन्शियस होते हैं, जिस तरह मोटापे का बहुत ज्यादा लोग जो है शिकार है और वो इस तरह दिन में सैलेड खाना चाह रहे होते हैं, तो कौन सी सब्जियां ऐड कर सकते हैं जो उनके लिए फायदेमंद है? जी बिल्कुल, इसमें यह है कि सैलेड का पहले तो ये कि सैलेड का जो टाइम है प्रॉपर वो है तकरीबन 12 बजे से 3 बजे के दरमियान। हाँ बिल्कुल ठीक, ये बहुत सूटेबल टाइम है सैलेड यूज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप अर्ली मॉर्निंग में नहीं कर सकते और लेट नाइट या शाम में नहीं सैलेड खा सकते। बिल्कुल ऐसे सब्जियों ने हजम भी होना होता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है अगर रात को आप खाएं, क्योंकि रात को और सुबह सुबह हमारा सीटिंग टाइम ज्यादा होता है, उस वजह से उसमें 12 से 3 में आप सब्जियां इस्तेमाल करते हैं। सैलेड के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कुकम्बर, ठीक है, कैबिज है, ठीक है, कुकम्बर, कैबिज और ऑनियन, इन तीनों का इस्तेमाल जरूरी है। क्योंकि ऑनियन का मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऑनियन हमारे लोगों में सल्फर डेफिशिएंसी होती है, जिससे बॉडी का जो एनर्जी पैदा करने वाला जो मेटाबॉलिज्म है, इसके अलावा उसके लिहाज से आपके जिनसी जो फंक्शन होते हैं बॉडी के, उसके लिहाज से उनमें हेल्प करता है। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे, तो सल्फर की डेफिशिएंसी हमारे अंदर होती है लेकिन हमें उससे पता नहीं लगता। इसलिए ऑनियन का इस्तेमाल जो सैलेड के अंदर लाजमी करें ताकि उससे सल्फर बॉडी को मिल सके। ठीक है, ठीक है, ये 3 फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद पोटैटो भी है, और जिस तरह आप अगर सैलेड को थोड़ा टेस्टी बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि सैलेड ज्यादा नहीं खाए, मतलब लोग एक माह खाते हैं तो फेड अप हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे, रोज सैलेड तो उसमें कुछ नया, हाँ बिल्कुल, जी जी, अगर फेड अप हो जाए आप सैलेड से तो उसके अंदर फिर आप क्या करें, एप्पल का इस्तेमाल स्टार्ट कर दें। अच्छा ठीक है, अगर उसको मजीद होल और बेटर फूड बनाना है सैलेड को, तो उसमें आप उबले हुए सफेद चने भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये अच्छे हैं, लेमन भी ऐड कर सकते हैं। हाँ ये बिल्कुल, ये एक होल है, यानी कि जैसे मैंने रिपीट कर देता हूँ मैं सैलेड की रेसिपी, इसमें कुकम्बर है, कैबिज है, ऑनियन, ठीक है, और चिकपी यानी कि सफेद चने उसमें आप ऐड कर सकते हैं। सही है, एप्पल है, कुछ लोग उसमें ये बीन्स भी ऐड करते हैं, बीन भी ऐड करते हैं, बिल्कुल ऐसे वो भी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल एक लाइट सा सैलेड है, ठीक है, बनाना नहीं ऐड करना क्योंकि बनाने से फिर वो कैलोरी ज्यादा हो जाएंगे सैलेड। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास आपका, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है आज आपने हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की है, बहुत अच्छा। सब्जियों का वाकई इस्तेमाल जो है ना वो हमारे लिए बड़ा अच्छा है। जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं ये वाली जो बीमारियां हैं, अगर जिस तरह तो उसके लिए सब्जियां कितनी फायदेमंद हैं, खवातीन के हवाले से भी जानेंगे ना। देखिए जैसे जो है ना वो वेट गेन होता है ना, ओबेसिटी, तो मोटापा भी एक मिसकैरेजेस की वजह बनती है। बिल्कुल, तो वेट को रिड्यूस करने में तो वेजिटेबल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जैसे इन्होंने बताया ना अभी कि आप उसको मैश करके तो बना लें, कोफ्ते बना लें या कबाब बना लें उस तरह से, या उसमें बच्चों के लिए, इवन बड़ों को भी मैं यही कहती हूँ कि आपसे नहीं खाई जाती ना, आपने सारी न्यूट्रिशन गेन करनी है ना, तो आप मीट को वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके खा लें। उससे ये कि आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हो जाएंगी और आप बोर भी नहीं होंगे। अच्छा, ऐसा हमारे घरों में ये तो मिक्स वैसे सब्जी के साथ साथ गोश्त भी लाजमी ऐड किया जाता है। ये वैसे ट्रेंड्स भी हैं और इसका फायदा भी है, क्योंकि ये जो मतलब आजकल खैर चिकन तो अब बड़े तो बहुत ज्यादा फेडअप हो गए हैं चिकन से, और आज तो अब तो
रेट भी इतना हाई है हमारी पहुंच से दूर हो गई है। पहुंच से दूर हो गई। तो अच्छा जी, एक कॉलर है हमारे साथ, मरियम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मरियम, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, मैंने डॉक्टर साहिबा से बात करनी थी। जी जी करें, जी बात करें आप। जी डॉक्टर साहिबा। 10 साल हो गए हैं, मुझे हमल नहीं हो रहा। जी तो कह रही मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही। हाँ मुझे जी। 10 साल हो गए हैं। अच्छा ठीक है, और कोई मसला? जी, वो जांच भी मैंने अपना वो लेप्रोस्कोपी करवाई थी पिछले साल। जी जी। तो उन्होंने कहा था कि ना आपके एग का निकला है, एग सही नहीं बन रहे, बीज बनते हैं। सही। मैंने तकरीबन 1 साल दवाई खाई है उनकी, लेकिन दवाई खाई जा रही थी, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। अच्छा, आपका वेट कितना है? आपकी एज कितनी है? उम्र कितनी है? जी, मेरी एज, उम्र बताएं अपनी। अच्छा मेरी उम्र है 30 अच्छा, साल है। और वजन कितना है? वजन मेरा होगा 60। 60 अच्छा, की। ठीक है। तो ये किसने आपको कहा था कि एग्स नहीं बन रहे? उसमें फिर अगर नहीं बन रहे थे तो मुल्तान में है डॉक्टर पान पाट। तो आप ने फिर उसकी कोई ट्रीटमेंट ली थी? जी, कोई इलाज करवाया उसके बाद? फिर जो इलाज करवाया तो उसके बाद नहीं कोई नहीं, टेस्ट उसके वेस्ट बाद हुआ? मैंने दवाई छोड़ दी थी, उसके बाद मैं कोई भी नहीं इलाज करवा रही, अभी तक फ्री हूँ। अच्छा, कितना तो अरसा हो प्लीज गया मेरी इलाज हेल्प छोड़े करें। हुए? जी जी। 30 साल में अगर आपको 10 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, यानी 20 साल की उम्र में आपकी शादी हुई है। अब आपको आवाज आ रही है मरियम? जी जी, बहुत कम आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, डॉक्टर साहब आपसे पूछ रही हैं कि आपकी 20 साल की एज में शादी हुई? हाँ जी हाँ जी। 20 साल। अच्छा अच्छा, देखिए इसमें तो जैसे आपने बताया है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही और एग्स नहीं बन रहे थे, तो इसके तो कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो टेस्ट वगैरह आपने फिर अब दोबारा कोई करवाए? नहीं, मैंने सिर्फ डॉक्टर इरफान पाशा से करवाए थे। उसके बाद वो इन्होंने कहा था कि लेप्रोस्कोपी होगी आपकी, उसमें हम देखेंगे कि आपके वो बच्चेदानी जो है, मतलब कि वो अंडों वाली जो ट्यूबें हैं वो बंद तो नहीं है, कहीं से ब्लॉक तो नहीं है। वो उन्होंने चेक की थी, तो उन्होंने कहा था वो तो ब्लॉक नहीं है, बस वो ना एग का मसला आ रहा था कि एग वीक बनते हैं। वीक बनते हैं? जी अच्छा, ठीक है, और कुछ और भी पूछना है आपने? देखिए मरियम, मैं आपको बताऊं, ये जो है ना, जो इनफर्टिलिटी है, बांझपन है, बच्चे का पैदा ना होना, तो इसकी तो इवेलुएशन में ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अब आपने कहा है ना कि सिर्फ लेप्रोस्कोपी पे उन्होंने बता दिया कि एग्स नहीं बन रहे, वैसे लेप्रोस्कोपी पे एग्स के बनने ना बनने को तो नहीं हम देख सकते। लेप्रोस्कोपी पे तो हम ये देखते हैं कि जैसे आपकी ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक तो नहीं है, जैसे आपने पहले बताया कि बंद तो नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि आपके जो अंडेदानियाँ हैं उनकी शेप कैसी है, उसके अंदर कोई थैलियाँ तो नहीं बन गई पानी वाली। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, और इसके साथ साथ हस्बैंड के भी टेस्ट होते हैं जो कि उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने आपके टेस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये तो कपल की ट्रीटमेंट होती है। आप जैसे बता रहे हो ना कि मैंने फिर टेस्ट नहीं करवाए और फिर मैंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया, तो आप ट्रीटमेंट नहीं छोड़ें, क्योंकि ऑलरेडी 10 साल आपको शादी को हो गए हैं। तो जो 10 साल में प्रेगनेंसी नहीं, इट मीन्स के प्रॉब्लम तो है, और प्रॉब्लम जो है ना वो हर लेवल पे इवेलुएट होने की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि लोग बस फीमेल्स को ही चेकअप कराते रहते हैं या उनका वही ट्रीटमेंट करते रहते हैं, और मेल साइड जो है ना वो बड़ी वीक होती है। इसीलिए आप अगर चेकअप करवाना चाहें, आप आ सकती हैं हस्बैंड समेत, तो क्लिनिक पे, और आप डिटेल में बैठ के ना अपनी इवेलुएशन करवाएं, जो आपके पहले की इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं वो, और रिसेंट वर्कअप बहुत ज़रूरी है कि आपका करंट स्टेटस क्या है, रीज़न क्या है। बिल्कुल, इस पे मजीद हम बात करेंगे। नाज़िया, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नासरा। आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों का बार बार ज़ाया होना, कि उसकी रीजंस क्या हैं। अच्छा, साथ में हम ये भी जानेंगे, जिस तरह अभी इन्होंने कॉलर थी हमारे साथ मरियम, इस तरह के काफ़ी सारे और भी लोग मौजूद हैं जिनकी औलाद नहीं होती, बांझपन का शिकार होते हैं। कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड उनके लिए रख दिया गया कि बांझपन, औलाद नहीं हो रही, 10 साल नहीं हुई, 12 साल नहीं हुई। काफी लोगों को तो 15-15 साल, 20-20 साल गुजर जाते हैं। बिल्कुल। तो इसके हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। देखिए, इसमें ना, जैसे मैं अभी इनको भी बता रही थी कि इसमें ना आपको वेट नहीं करना होता।
क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, मैंने आपको पहले बताया है कि जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है तो मिसकैरेजेस के रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ एक तो प्रेगनेंसी नहीं होती और अगर वो हो तो उसके एबनॉर्मल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें ना टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एज सिर्फ फीमेल की नहीं, मेल की भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जैसे वो एक पहले कॉन्सेप्ट था ना कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, मर्द हमारी साइंटिफिक उसमें बूढ़ा होता है। 40 इयर्स के बाद मेल्स में इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और हमारे यहाँ ट्रेंड ना असल में इतना बुरा ट्रेंड है, एक तो मेल ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा है। मेल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जैसे ही एक पेशेंट जाता है कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उसको बगैर इवेलुएट किए ना मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। और वो फिर मेडिसिन जो हैं वो महीनों सालों लेते रहते हैं, लेकिन इवेलुएशन ही नहीं कराते कि प्रॉब्लम है किस एंड पे। इसमें भी जैसे मिसकैरेजेस का मैंने बताया है, 25 to 30% कपल्स में तो हमें पता ही नहीं होता कि क्या रीजन है, ठीक है ना। उनको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोल देते हैं, लेकिन वो अनएक्सप्लेन्ड का वर्ड हम उस वक्त बोलते हैं जब हमने पहले सारी इवेलुएशन कर ली, जब हमें हर तरह से कोई फैक्टर नहीं मिला। तो हमारे यहाँ जो आजकल है ना, जैसे अभी मैं आपको ओबेसिटी का जिक्र कर रही थी, मोटापा ना मेल फीमेल दोनों में एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। बिल्कुल। उसकी वजह यही है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है ना, बहुत ज़्यादा जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज़्यादा देर आप बैठे रहते हैं, आपको कोई एक्सरसाइज नहीं है, मोबाइल्स का यूज़ है, लेट नाइट स्लीप है, लेट नाइट जो है ना वो आपकी डिलीवरियाँ चल रही हैं, जंक फूड चल रहे हैं, ठीक है, होम डिलीवरी चल रही हैं। तो वो उसमें ना हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को इंक्रीज कर दी है। इसमें फीमेल्स में जो एक बहुत हमारे यहाँ कॉमन डिजीज़ है, मैंने पहले भी आपके चैनल पे भी बोला हुआ है, अपने यूट्यूब चैनल पे भी मल्टीपल टाइम इसके बारे में बोला हुआ है, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है ना, वो जनरली जो है वो 25 to 30% उसका इंसिडेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन पाकिस्तान में उसका रेशियो जो है ना 52% के अराउंड है। यानी कि हर दूसरी खातून, हर दूसरी बच्ची, यंग गर्ल्स में ये इतना प्रॉब्लम हो रहा है बिफोर मैरिज है ना, उनको ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। ठीक, तो इसीलिए जिन चीजों को हम करेक्ट कर सकते हैं ना, उनको पहले इवेलुएशन करवाएं और फिर करेक्शन कराएं। अंधाधुंध दवाइयां ना खाएं, क्योंकि जो आप मेडिसिन ले रहे होते हैं इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और मेडिसिन आप एक हद तक एक दवाई खा सकते हैं ना, उसकी कोई लिमिट होती है हर चीज की। आपसे ये भी जानेंगे फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? फाइब्रॉइड तो एक जो है हमारी यूट्रस होता है ना, बच्चेदानी, उसका एक सॉलिड मैस होता है, ठीक है, सॉलिड ट्यूमर होता है। फाइब्रॉइड डायरेक्टली इनफर्टिलिटी कॉज नहीं करता, उसमें अगर वो बांझपन अगर करेगा भी तो उसके कुछ रीजंस होती हैं, ठीक है, कि वो किस जगह पर मौजूद है वो मैस, क्या उसने ट्यूब्स को ब्लॉक तो नहीं किया हुआ, ठीक है, या वो बाजुकात कैविटी के अंदर बने हुए होते हैं छोटे छोटे, तो बेबी जाके ना वहाँ चिपकता नहीं है, ठीक है, वो मिसकैरेजेस पे एंड अप हो जाते हैं। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें फाइब्रॉइड होते हैं और बहुत हेल्दी उनकी प्रेगनेंसी चल रही है, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनको फाइब्रॉइड है, या कोइंसिडेंटली पता चला कि उसने जाके चेकअप कराया तो पता चला कि प्रेगनेंसी के साथ फाइब्रॉइड भी चल रहे हैं। यूजुअली जो है वो प्रॉब्लम नहीं करते हैं, लेकिन अगर करते भी हैं तो वो उस वक्त करते हैं जब उनकी एनाटमी ऐसी हो कि उन्होंने उस जगह पर या तो बेबी को आने नहीं दिया, या आया है तो उसको फिर रहने नहीं दिया, मिसकैरेजेस पे एंड अप। ठीक है। और जो खवातीन का जिनका सी सेक्शन हो चुका हुआ होता है, फिर क्या उसके बाद उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या उनका सी सेक्शन ही होगा अगर उनकी दोबारा बच्चे पैदा होते हैं तो? अच्छा, उसमें तो पहले ये देखना होता है कि उसका सी सेक्शन हुआ क्यों था, ठीक है, पिछला सिजेरियन क्यों हुआ था। अगर उसका कोई ऐसे रीजन थी जैसे मतलब उसकी जो पेल्विक बोन है, हड्डी है, वो इतनी नैरो है, या जैसे शॉर्ट हाइटेड होती है ना बच्चियां, उनमें पेल्विस जो है वो उसके इतना वो था ही नहीं रूम कि वो बेबी को नॉर्मल उसने अलाउ किया, ठीक है, और तो उसमें तो फिर जाहिर है बोन ने तो नहीं बढ़ जाना ना नेक्स्ट प्रेगनेंसी में। लेकिन बहुत सारी प्रेगनेंसीज जो हैं वो एक सिजेरियन के बाद नॉर्मल नेक्स्ट टाइम हो सकते हैं। उसमें ड्यूरेशन भी काउंट करता है, जैसे अगर कुछ फीमेल्स फौरन कंसीव कर जाती हैं सिजेरियन के बाद और उनका नेक्स्ट बेबी में गैप कम होता है, तो फिर नेक्स्ट उसको नॉर्मल की तरफ अगर लेके जाएंगे तो फिर उसके प्रीवियस जो स्कार है उसके
रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर एक एडिक्वेट गैप है, यानी एटलीस्ट 1.5 साल का वक्फा होना चाहिए पिछले सिजेरियन, तो फिर आप नॉर्मल का ट्रायल भी ले सकते हैं। उसके भी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, नॉर्मल का ट्रायल भी डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। नॉर्मल के ट्रायल में ये होता है कि हम पेशेंट्स को कोई मेडिसिन वगैरह नहीं प्लेस कर सकते नॉर्मल के लिए। अगर वो नेचुरल लेबर में चली जाती हैं और उसमें मदर और बेबी दोनों ठीक रहते हैं और बेबी की एक स्मूथ जो है वो प्रोग्रेस चल रही है, तो फिर नेचुरल के लिए ट्रायल करना होता है। लेकिन ये किसी छोटी मोटी जगहों पे बैठ के ट्रायल नहीं लेने होते हैं, क्योंकि ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। इसका ट्रायल आपने हमेशा कॉम्पिटेंट पर्सन के पास ही बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आई और काफी हद तक इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई, जो कि बड़ी जरूरी थी इस टॉपिक को लेकर। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद वकास कादरी साहब, जो कि नात खां हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते अपने शो में आपको। आज क्योंकि जुमा है तो हमने सोचा कि वकास को अपने शो में बुलाएं और इनसे आज नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे। और पहले चलते हैं हम अपनी हेल्थ टिप की तरफ। अच्छा नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जामुन पे। और जामुन के हवाले से आपको बता दूं कि जामुन में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन और इंसुलिन जो है वो पाई जाती है। अगर हम बात करें, ये एक कुदरती फल है, गर्मियों का एक बेहतरीन तोहफा है जामुन। और इसे बंगाली में काला जाम कहा जाता है और सिंधी में इसे जम्मू कहा जाता है। वैसे सराइकी में भी जो है इसको जम्मू ही बुलाते हैं। और बड़ा मशहूर आम दरख्त है, गर्मियों के मौसम में ये फल लगता है। स्पेशली ये बरसात के मौसम में ये आता है और बरसात के मौसम में ही ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि जामुन के फल की अफादियत के बारे में, तो ये निहायत जो है वो इसमें ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। साथ ही इसमें जो है वाफिर मिकदार में, मैंने आपको जैसे बताया कि आयरन पाया जाता है, खून बनाने में आपकी मदद करता है। और सबसे जो इसका बेहतरीन फ़ायदा मिलता है ना, वो मिलता है शुगर के मरीज़ों को। उनके लिए ये बेहतरीन फल है। अगर हम बात करें जायके की, तो जायके में कदरें शीरी हैं और मिजाज जो है इसका सर्द खुश्क है। शुगर के मरीज़ों की बात कर रही हूँ तो उनके लिए जामुन की गुठलियाँ जो हैं वो बहुत फ़ायदेमंद हैं। और अगर उसको पीस लिया जाए जामुन की गुठलियों को और सादा पानी के साथ जो है आप इसको रोज़ 3 माशा अगर इस्तेमाल करें तो शुगर जो है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। वैसे डॉक्टर्स भी जो है वो रेकमेंड करते हैं हमेशा कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको जामुन बहुत ज़्यादा खाने चाहिए। और जामुन की गुठली में भी देखिए अल्लाह ताला ने तो एक उसमें दोनों चीज़ों में शिफा रखी है कि जामुन आप वैसे भी खा सकते हैं और उसकी गुठली को पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप जो सफूफ बनता है वो मैदे और जिगर के लिए बहुत अच्छा है। स्टमक जिनका बहुत ज़्यादा ख़राब हो, जिनको जलन हो, तेज़ाबियत हो, बहुत ज़्यादा लोग आजकल जैसे हम लोग खाने खाते हैं, बाहर के खाने हम बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, तो उससे क्या होता है आपकी तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जलन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए ये बेहतरीन है। अच्छा, और इसके साथ साथ जिस तरह गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में आपको लू का ख़तरा होता है, लू लगने का, तो उससे ये आपको बचाता है। और इसके साथ साथ आपके खाने को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करता है। और इसके साथ साथ आपको बालों की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों के बाल गिर रहे होते हैं, ये मौसम जब आता है तो बहुत सारी ख़वातीन हैं या मर्द हजरात हैं उनके भी बाल गिर रहे होते हैं, तो जामुन उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर हम उन्हें जामुन को अपनी ग़िज़ा में के तौर पे इस्तेमाल करते रहें तो जितना टाइम वो रहते हैं अगर हम उसका अच्छे से इस्तेमाल करें तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जैसे स्किन पे झुर्रियाँ, छाइयाँ, दाग हो जाते हैं, रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जामुन उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसके साथ साथ जिगर के लिए बहुत अच्छा है, यरकान से भी आपको इसको जो है बचाता है। तो आप जो शुगर के पेशेंट हैं स्पेशली उनको तो मैं यही रेकमेंड करेंगे, हम लोग के भी लाजमी आप जामुन खाएं, क्योंकि अगर मैं इसकी जिस तरह फ़ायदे पढ़ रही थी और इसके काफ़ी लोग जो है वो जूस भी बनाते हैं, तो डिफरेंट तरीक़ों से इसको जो है आप इसको बना सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो जामुन खाएं और अपनी सेहत को अच्छा बनाएं। बचपन से शौक था नाते पढ़ने का? जी, बचपन से ही बस एक नात शरीफ सुनी, तकरीबन 6 साल की उम्र में। अच्छा। कराची उस वक्त हम सेटल थे,
तो वो इतनी अच्छी लगी कि फिर शौक पैदा हो गया कि नात शरीफ पढ़ी जाए। और फिर जब इसको पढ़ा और शौक के साथ किया, मतलब शौक भी इतना था कि मुझे जुनून की हद तक अच्छा मुझे शौक था नात शरीफ पढ़ने का। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर महफिल का सिलसिला हुआ, फिर एल्बम्स, फिर शोहरत, फिर पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री भी। अच्छा वहाँ भी गए? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मोर अच्छा, देन 7 माशाअल्लाह। कंट्रीज में जाके हुजूर इस्लाम की सिफ़त व सना की। फिर इज्जतों का जो मामला अल्हम्दुलिल्लाह अता हुआ हुजूर की नात का सदका, तो फिर ये शौक मेरा कंटिन्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं जब इनके साथ आप जुड़ जाएं तो आपका जी, बेड़ा जो है वो बेशक, तर गया। बेशक। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर भी? आप नात पढ़ते रहे, फिर आउट ऑफ कंट्री आप गए, वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो पाकिस्तान में तो चूंकि ऑडियंस उर्दू समझने वाली होती है, मोस्टली उर्दू कलाम, पंजाबी कलाम, यहाँ के तो सराइकी सब कलाम, मुस्लिम जी, जी, हैं, सही बात मुस्लिम है, वो हैं सब मोस्टली। तो बाहर का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि वो लोग कि जो बेसिकली उर्दू समझने वाले नहीं हैं या पंजाबी या सराइकी बोलने या समझने वाले नहीं हैं, लेकिन वो भी सिर्फ इस निस्बत से कि जो कलाम पढ़ा जा रहा है वो हुजूर इस्लाम की सिफ़त व सना है, तो वो उसको भले उसको वो समझ नहीं पा रहे थे, उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे उन अल्फाज को, लेकिन वो झूम झूम के वो उसमें शामिल हो रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब उम्मीद नहीं थी कि बाहर इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर रब ताला के शुक्र बजा लाया मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हुजूर की सिफ़त व सना का सदका इतनी इज्जत है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। एक कॉलर है हमारे साथ, हसीब हैं जी मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात करनी है। जी जी बात करें, आपसे बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह आपकी आवाज बहुत अच्छी है। लजपाल की मेरे नात सुना दे। आसिफ भाई के घर में मैंने आपको सुना है ना, मस्जिद में मौजूद आसिफ भाई के घर के बाद मस्जिद है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के। मैं उन्होंने अपनी फरमाइश की है ना? नहीं वो कहीं महफिल में कहीं सुना है उन्होंने, उसका वो जिक्र कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, सही है। अच्छा, तो इसके अलावा आपने क्या पढ़ाई के हवाले से भी थोड़ा आपसे जानेंगे, कहाँ तक पढ़ा आपने? बड़ी जिगजैग सी लाइफ है। मतलब पहले मैंने एसोसिएट इंजीनियरिंग की। अच्छा। उसके बाद जिस कॉलेज से पढ़ा उसी में मुझे एज ए लेक्चरर रख लिया गया, फिर कुछ साल वहाँ टीच किया। उसके बाद अपनी स्टडी भी कंटिन्यू की, साथ मैंने सेफ्टी के तमाम लेवल्स किए। अच्छा। आयोश, ओशा, निबोश, HABC, और फिर इंस्टीट्यूट बना लिया अपना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। क्योंकि टीचिंग से पहले मैं मुंसलिक था, तो कुछ अरसा लेक्चर्स दिए और फिर साथ साथ मैं जॉब्स भी करता रहा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में। फिर बाहर जाना हुआ लास्ट टाइम, तो 3 कंट्रीज का टूर था मेरा, तो तब मैं अपना इंस्टीट्यूट वाइंड अप कर गया था कि उसको ऐसी जगह शिफ्ट करूंगा जहां एजुकेशनल हब है। तो साथ मेरा अपनी स्टडी भी चलती रही, लेकिन वापस आया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई है पाकिस्तान रेलवेज में एज ए लोकोमोटिव ऑपरेटिंग इंजीनियर। ठीक, तो वो भी साथ है। वैसे मैं MSc सब एक साथ इतने सारे आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, तो कैसे मैनेज करते हैं? बस फिर वो मैनेज हो जाता है जब जिम्मेदारी सर पे हो कि ये भी करना है ये भी करना है, फिर वो सब मैनेज हो जाता है। नात खानी भी साथ साथ चल रही है, अपना शौक भी चला रहा हूँ, प्रोफेशन भी चला रहा हूँ, पैशन भी चला रहा हूँ, और वैसे स्टडी वाइज मैं मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन के फाइनल सेमेस्टर में हूँ। अच्छा माशाल्लाह, मतलब ये सब चीज़ें कर रहे हैं साथ साथ, ये भी बड़ी बात है। बहुत सारे लोग होते हैं फिर अगर एक चीज़ स्टार्ट कर दी है तो वो जस्ट फिर उसी को कंटिन्यू करते हैं, फिर वो बहुत सारी चीज़ें जो अपने साथ होती हैं वो उसको फिर छोड़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी चल रही है, शौक भी चल रहा है और स्टडी भी साथ। चलें, अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। अब आप वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं अभी इन्होंने ज्वाइन किया है, प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मजहबी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही वकास भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं नाज़रीन, वो आज हम बात करेंगे हुस्न इखलाक पर, कि किस तरह हम अपने रवैयों को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह हम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कर सकते हैं और अपने इखलाक को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हुस्न इखलाक पे बात कर लेते हैं कि किस तरह हम अपने इखलाक को बेहतर कर सकते हैं। हुस्न इखलाक है क्या? जी, हुस्न इखलाक जो है ये अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में बयान कर दिया है कि अगर इखलाक को देखना है, इखलाक को समझना है, तो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आपके लिए जो है तमाम, ये यहाँ पर तखसीस नहीं की गई कि मोमिनीन के लिए या मुसलमानों के लिए, ये पूरी इंसानियत के लिए है कि लक़द कान लकुम, कि तहकीक तुम सब के लिए
फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है ये बेहतरीन मिसाल है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात और भी अर्ज़ करता चलूँ कि हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नमूने का, कि बेहतरीन नमूना है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये लफ्ज़ जो है और मानी में बेहतरीन नमूना है हमारे लिए, बेहतरीन मिसाल, क्योंकि आप जो है वो मिसाल हैं। अब नमूना नहीं कह सकते, वो क्योंकि हमारे यहाँ ये राइज अच्छा नहीं है, अच्छे अल्फाज में राइज नहीं। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए मैंने मिसाल का लफ्ज़, क्योंकि हो सकता है कोई सुनने वाला कहे जी यहाँ तो नमूने का लफ्ज़, तो इस वजह से मैंने इसकी वजाहत करना मुनासिब समझा। सही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। अब हमें ये देखना है, जैसा कि आपने मुझे अभी बताया कि पिछले प्रोग्राम में आपने वालिदैन के हुकूक पर बात की, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बतौर वालिद अपनी औलाद के साथ रवैया था, तो मेरा ख्याल है कि उससे बेहतरीन रवैया हमें नहीं मिल सकता, उससे ज़्यादा बेहतरीन मिसाल हमें नहीं मिल सकती। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए इखलाक के हवाले से, अभी मैं जो है पढ़ा रहा था थोड़ी देर पहले, जब आपने आने से पहले, तो उसमें एक वाक़या मेरे सामने से गुज़रा जो कि बड़ा मशहूर वाक़या है और लोगों ने सुना भी हुआ कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स जो है वो अंगूरों का एक जो है ना टोकरा या खोशा, दोनों चीज़ें मिलती हैं, वो लेकर आया। तो आपने ना बिस्मिल्लाह पढ़कर एक अंगूर खाया, मुस्कुराए, दूसरा खाया, मुस्कुराए, तीसरा। अब सहाबे किराम जो मौजूद थे ना, वो देख रहे हैं कि आज खिलाफ मामूल वाक़या हो रहा है कि पहले जो भी चीज़ आती है वो हमारे साथ शेयर होती है, लेकिन आज नहीं हो रही। अब खामोशी है कि आपके सामने बोल भी नहीं सकते। आपने तमाम अंगूर तनावुल फरमा लिए और वो जो लेकर आया था वो बड़ा खुश होकर जो है वो वापस गया कि यार मेरे आज सारे अंगूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खाए हैं। अब वो जब चला गया तो सहाबा किराम में से जाहिर बात है कुछ होते हैं कि नहीं रहा जाता, वो प्यार की वजह से भी, मोहब्बत की वजह से भी, तो अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज खिलाफ तवक्को और खिलाफ मामूल मामला पेश आया। आपने फरमाया कि जब मैंने पहला अंगूर खाया तो वो खट्टा था, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा उसकी, लेकिन उसकी खुशी दीदनी थी, देखने वाली थी। तो मैं समझता था कि अगर तुम में से किसी ने भी कह दिया कि ये खट्टा है तो उसकी दिल आज़ारी हो जाएगी। तो मैं दिल आज़ारी नहीं चाहता था, इसलिए खट्टे अंगूर सारे मैंने खा लिए कि तुम उसकी खुशी बाकी रहे, उसकी खुशी खत्म ना हो। सुभान अल्लाह। तो अब ये देखें कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक की कितनी बड़ी मिसाल है। दूसरी मिसाल आपकी हयात तय्यबा से अर्ज करूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बहुत जल्दी में कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो रास्ते में ना मदीना तय्यबा में एक खातून रहा करती थी जो कि मजनून थी, हर किसी को रोक कर बातें करना शुरू कर देती, तो आपको रोक लिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके पास रुके तो उसने मकसद है जैसे वो रोज़ाना गुफ्तगू करती थी लोगों के साथ, तो अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देख रहे हैं कि आपको देर हो रही है, लेकिन आपने जब तक उसकी बातें मुकम्मल नहीं हुई आपने अपने काम को उतनी देर तक मौकूफ रखा। तो अब हम क्या करते हैं कि हम सलाम भी करने जाते हैं ना तो बस आधा हाथ आगे करते हैं और आधा हमारे पास ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। हमारा सलाम भी अब इतना रह गया अस्सलाम वालेकुम की बजाय सलाम। हाँ, अब तो खैर हम अगर टेक्स्ट वगैरह भी गा रहे हो तो हम अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते, हम सलाम लिखते हैं। सलाम सलाम मीन्स सलामती। अब ये नहीं पता क्या सलामती क्या मतलब है। तो ये हुस्न इखलाक के खिलाफ चीजें हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में आता है, आपने फरमाया कि जो तुम्हें सलाम करे उससे बेहतर अंदाज में जवाब दो। अस्सलामु अलैकुम अगर कोई कहता है तो तुम कम अज कम इतना जरूर कहो कि अस्सलामु अलैकुम, लेकिन बेहतर यह है कि वरहमतुल्लाह, और अगर वो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह तक कहे तो तुम बरकातहू साथ मिलाओ। तो ये चीजें हमारी हुस्न इखलाक की, क्योंकि देखें हम बड़े बड़े अच्छे इखलाक को अपनाना चाहेंगे ना तो एकदम नहीं अपना सकते। हमें ये छोटे छोटे जो अच्छे इखलाक हैं ना, जब हम इनको लेकर चलेंगे तो बड़े बड़े इखलाक अपने आप हमारे अंदर
पेनिट्रेट करेंगे, अपने आप हमारे अंदर सराहियत करेंगे। अब देखें, नमाज है, नमाज के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़राइज़ ये जो है ये मस्जिद में अदा किए जाए मर्दों के लिए, और बाकी सुन्नतें और नवाफिल घर आकर अदा करें। ये भी इखलाक का एक पहलू है। वो घर क्यों अदा करें? घर इसलिए अदा करें कि आपके बच्चे आपको देखेंगे आप मेरे वालिद नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनके भी इखलाक वो हो कि उनकी भी तरबियत ऐसी हो कि वो भी नमाज पढ़ना शुरू कर दें। तो ये भी इखलाक की तरबियत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे इखलाक में आती है। नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है, तो जाहिर बात है ये इखलाक को अच्छा करने के लिए एक बहुत अहम पहलू है कि हम नमाज पढ़ें। और अगर हम नमाज नहीं पढ़ते या नमाज पढ़ते भी और हमारे इखलाक अच्छे नहीं है, तो हम समझ लें कि हमारी नमाज का जो है ना वो वहां तक नहीं पहुंची कि हमारे इखलाक अच्छे नहीं हो रहे, हम बुरी बातों से नहीं रुक रहे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुकम्मल हयात तय्यबा है, ये हमारे लिए हुस्ने इखलाक की एक बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, हम अगर जैसे आपने बात की कि छोटी छोटी चीज़ों को अपनाना शुरू कर दें तो हम बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, हम सोचते हैं कि नहीं हमने बड़े से स्टार्ट करना है, बड़े से नहीं स्टार्ट करना। छोटी चीज़ें जब हमारे साथ आदत में शामिल होंगी ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली हमारे दिल में नरमी, हमारे दिल में लोगों का जो अल्लाह की मखलूक है ना, उससे मोहब्बत, उससे प्यार खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। और ये अपने इखलाक बेहतर करें ना, आप अपने घर वालों के साथ, आप बच्चों के साथ, आपका जानवरों के साथ कितनी शफकत, नरमी और उनके साथ प्यार का जो है वो सबक दिया गया है। अगर मैं इखलाक की यहाँ पर एक और मिसाल दूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मुफलिस हो या किसी को अपने रिज्क में ज्यादती चाहिए हो, तो वो भी इखलाक से आपने फरमाया कि अच्छी हो सकती है, बढ़ सकती है। कैसे? हम घर जाते हैं, रोजाना घर जाना है, रोजाना घर से निकलना है, दिन में कई मरतबा घर जाना है, कई मरतबा घर से निकलना है, तो हम घर में दाखिल होते हुए सिर्फ इतना कर लें कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह घर वालों को कह दें ऊंची आवाज से, और साथ ही एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बंदे का रिस्क इतना बढ़ जाएगा कि उसको संभालने की जो है ना वो जगह नहीं मिलेगी। क्या है ये सलाम करना? क्या है? इखलाक का पहलू है। बिल्कुल ऐसे। आपने फरमाया घर में कोई नहीं है ना, तो मुझ पर एक मरतबा सलाम भेज दो। तो ये चीजें हैं, मतलब आप सलाम की कितनी आप देख लेंगे फायदे हैं, देखिए कितनी बड़ी अहमियत है इसकी। बिल्कुल ऐसे है। तो हम घर से निकलते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह पढ़ लें, कि अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूं और अल्लाह पर ही यकीन रखते हुए। तो अल्लाह पर यकीन करते हुए हम बाहर निकल रहे हैं, तो क्या हमारा रब हमें रुसवा करेगा जब हम उसके यकीन के साथ उसका नाम लेकर बाहर जा रहे हैं? ये क्या है? ये छोटे छोटे हमारे इखलाक हैं। बिल्कुल ऐसे। जब हमारे बच्चे हमें देखेंगे, ये बच्चों की तरबियत का हिस्सा है बेसिकली। आजकल तो हम ये देखते हैं ना कि बड़े तो बड़े, हम लोगों का ये हाल है, हम अपनी भी बात करें, हम लोग बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर जाते हैं जो हम शायद बच्चों को हमें सिखानी चाहिए, तो हम कहते हैं शायद बच्चों का तरबियत सही नहीं हो रही। तो उसमें तरबियत का यही होता है कि हम लोग खुद चीज़ें उनको सिखा ही नहीं रहे होते हैं। जाहिर बात है कि पहली दरसगाह बच्चे का घर है, बच्चे के वालिदैन है। देखिए 5 साल के बाद उसने स्कूल जाना है। चलें आजकल हमारे दौर में 3.5-4 साल हो गए हैं, हम तो जब गए थे तो 6 साल के गए थे, लेकिन अब तो डेफिनेटली हम 3.5-4 साल में बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप अभी भी पाकिस्तान से बाहर चले जाएं तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि 6 साल और 9 साल के दरमियान बच्चे को स्कूल में बिठाने के लिए कहते हैं, उससे पहले इजाजत ही नहीं है। क्या वजह है? और उनके इखलाक आप देख लें कि अगर हम एज अ मुस्लिम गैर मुस्लिमों के इखलाक देखें तो हमारे से ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि हमारे होने चाहिए। अच्छा, तो क्या समझते हैं टीचर्स कितना रोल प्ले कर सकते हैं? जाहिर सी बात है जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी जो है वो बड़ा असरअंदाज होता है, उसके हवाले से भी बताइएगा कि टीचर किस तरह रोल प्ले कर सकता है इखलाक बेहतर करने में। बड़ी आसान और बड़ी साफ सी बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर शख्स के 3 बाप हैं। एक वो जो उसको आलम अरवा से दुनिया में लेकर आया, दूसरा वो जो उसे दुनिया की पस्तियों से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाता है, मीन्स टीचर,
और तीसरा वो जिसने बेटा या बेटी अपनी, ये लड़का है तो लड़की बेटी दी और बेटी है तो उसको बेटा दिया, तो यानी कि जैसे सास ससुर की बात। तो उस्ताद का नंबर दूसरा दिया है कि वालिदैन के बाद दूसरा नंबर उस्ताद का है, जो कि इखलाक से जमीन की पस्तियों से आसमान की बुलंदियों तक लेके जाना। तो इसका क्या मतलब है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन वली उतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया है और मुझे इखलाक को दुरुस्त करने वाला बनाकर भेजा गया है। तो आपने उस्ताद होने की हैसियत से कहा कि मुझे अखलाक को बेहतर बनाने वाला बनाकर भेजा गया। तो इसका मतलब यह है कि उस्ताद का जो मकाम है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब में से हिस्सा मिला हुआ है। तो उस मनसब में से जो हिस्सा मिला हुआ है तो उसको हम किस तरह अदा, क्या हम जिस बच्चे को वालिदैन ने हमारे सर पर भेजा है अपने घर से, तो क्या हम उसे अपनी औलाद की तरह ट्रीट कर रहे हैं? क्या हम ये समझ रहे हैं कि ये हमारा ही बच्चा है? जिस तरह हमारी औलाद है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी उनके तरबियत असातिज़ा अच्छी तरबियत दें। तो बीइंग अ टीचर, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, तो मैं ये ख्याल करता हूँ कि मेरे बच्चे जहाँ पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है मैं तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, मेरे बच्चों को दूसरा उस्ताद पढ़ा रहा है, तो मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ, तो क्या मैं ये अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ? बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और नाजरीन, आपको आज मैं बताऊंगी ब्लैक रोज कलर सेफ के बारे में, कि जैसा कि लोग जो है वो बालों पे डाई करने से घबराते हैं, वो समझते हैं कि अभी बाल कुछ सफ़ेद हैं तो डाई किया तो सारे बाल जो हैं वो सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाएंगे। लोग इसका हल चाहते हैं कि फ़ौरन से हम जो सफ़ेद बाल निकल रहे हैं उनको डाई कैसे करें, और जिससे हमारी जो है स्किन भी डैमेज ना हो और बाल भी जो है वो खूबसूरत नज़र आए। तो उसके लिए हम आपको रेकमेंड करते हैं आपको ब्लैक रोज़ का कलर सेफ, क्योंकि ये बालों के लिए 100% सेफ है। और इसकी जो खासियत है उसके हवाले से ये बताती चलूँ कि ब्लैक रोज़ कलर सेफ आपके ग्रे बालों को डाई करता है और आपके काले बालों को महफूज रखता है। और इसके साथ जो है ये एमोनिया फ्री है। और ब्लैक रोज़ कलर की ये भी अच्छी बात है कि ये स्किन पर नहीं आता। आपको इसमें 5 शेड्स मिलते हैं, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन। और इसके साथ ही आप ब्लैक रोज़ कलर सेफ और ब्लैक रोज़ की दूसरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो blackrose.pk पर जो है उनकी वेबसाइट है, उस पर आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं ऑनलाइन। ये है जी ब्लैक रोज़ कलर सेफ। अच्छा, जिस तरह हम हुस्न अखलाक पर आज हम बात कर रहे हैं, साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे अदम बर्दाश्त, जो कि हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर इसकी बहुत ज़्यादा कमी पाई जा रही है। आजकल जिस तरह हालात चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, उस हवाले से बताइएगा क्या करना चाहिए? देखिए जी, अदम बर्दाश्त एक बहुत बड़ा जो है ना हमारे इखलाक के हवाले से जो है ये हमारे अंदर पैदा किया जा रहा है, ठीक है। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि हमारे जो खुराक है ये भी इसका ज़रिया बनती है अदम बर्दाश्त की। अच्छा, खुराक का? जी जी, उसमें यह है कि हम जिस तरह की अब आजकल खुराक हमारे यहाँ आ रही है, जैसे फॉर्म्स वगैरह की, तो इसमें बहुत सारी अद्वियात ऐसी यूज़ होती हैं कि जो कि हीटिंग पैदा करती हैं हमारी बॉडी में। और जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर और ये चीज़ें हाई होती हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर बर्दाश्त का पैमाना कम होना शुरू हो जाता है। और आप देखें कि हमारे बच्चे ख़ास तौर पर आजकल बहुत ज़्यादा अदम बर्दाश्त, हाँ, टेम्परामेंट उनका जो है ना बहुत ज़्यादा उनका है। हम जो थे, हम अपने वालिदैन के हवाले से जब हमें कुछ कहा जाता था तो बहुत सारी, मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पर भी ऐसी पोस्ट आती थी, जब हमारा दौर था तो ये था, हाँ, तो ऐसा होता था, तो ऐसा होता था। आजकल ऐसे नहीं है। आजकल वैसे हमारे यहाँ स्लोगन भी बना दिया गया है कि मार नहीं प्यार। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है, लेकिन ये अदम बर्दाश्त जो है ये हमारी खुराक की वजह से ज़्यादा हमारे अंदर पैदा हो रही है, ठीक है। क्योंकि इसीलिए कहा गया कि थोड़ा सा भूख रखकर खाया जाए, ठीक है। तो ये एक पहलू है अदम बर्दाश्त का सबसे पहला।
और दूसरा फिर हमारा जो अदम बर्दाश्त की कैफियत पैदा होती है, वो हमारी जो हम जिन चीज़ों से जिन लाइकिंग डिसलाइकिंग इस पर जिन चीज़ों को पसंदीदगी और नापसंदीदगी का जो पहलू है, इसमें अब हमारे यहाँ पसंदीदगी का पहलू जो है, इस पर अगर कोई बात हो तो हमारी बर्दाश्त जो है वो, क्योंकि आजकल हमें ये डेफिनेटली सोशल मीडिया सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन इसमें ज़्यादा देखें, एक चीज़ है, एक बंदा है वो घर से सुबह सब्जी लेने निकला, लेकिन रास्ते में कोई ऐसा खेल तमाशा हो रहा है उसमें देखने में लग गया और काफ़ी देर लगा दी, तो वो अपने मकसद से कहाँ गया, हट गया। जब वो मकसद से हटेगा तो डेफिनेटली जब वो घर वापस जाएगा ना, तो उसको डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए उसने कोई ना कोई जवाब ढूंढना है। तो वो जवाब अब बर्दाश्त से मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर वो अदम बर्दाश्त की तरफ आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है ना। ऐसे ये बहुत सारी चीजें जो है, तो ये चीज है कि हमारे अब हम भी सोशल मीडिया में इतने ज्यादा खो गए हैं, इतने ज्यादा उसके अंदर इन हो गए हैं, इस्तेमाल करें, लेकिन इस हद तक कि हमारे जो हमारा असल मकसद उसके बेशुमार फायदे हैं वहाँ नुकसान भी है। अच्छा जी, बहुत हम ज्यादा नुकसान की तरफ आ गए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। आपका वकास बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। गुफ्तगू ऐसी है कि इस पे हम बात करना चाहें तो बहुत देर तक चलेगी, लेकिन इसके साथ ही नाज़रीन आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।